नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू का हमारा ये ख़ास प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन तालिब इल्मों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि करियर में अपनी कुछ रहनुमाई चाहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कई कोर्सेज़ में, कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई कॉलेजेस में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो अभी शुरू हो रहा है। कहीं लिस्ट आ रही है, कहीं लिस्ट आ चुकी है। ऐसे में करियर को लेकर हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। घबराइए मत, हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए है। हमारे साथ एक ख़ास करियर एक्सपर्ट रहेंगे जिनसे आप अपने सवाल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने करियर से मुताल्लिक़, अपनी तालीम से मुताल्लिक़, अपनी क्या सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, क्या कोर्स आपको परस्यू करना चाहिए, इसके ताल्लुक़ से हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास आपके लिए। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, कई इनामात से इन्हें नवाजा जा चुका है। हमारे प्रोग्राम में आप इन्हें कई बार देख चुके हैं। डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और सबसे अहम ये कि करियर एक्सपर्ट के तौर पर इनसे हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कई जाने पहचाने मंचों पे आपने इन्हें देखा है। संजय जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया हिना जी आपका और टीवी 10 उर्दू का जो मुझे मौका देता है अपनी बात शेयर करने के लिए आप सबके बीच में, और धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उन बच्चों के साथ शेयर कर पा रहा हूं बिल्कुल जो सर। करियर को लेकर के पसोपेश में है और उलझन में रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिना। जी सर, तो चलिए नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ माहिर एक्सपर्ट बैठे हैं, आप इनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सर, हम आपसे यही शुरुआत करना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि डीयू की कट ऑफ लिस्ट जो है वो आ गई है, इसके ताल्लुक़ से हम आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें वो आप हमें बेहतर बता सकते हैं। जी देखिए हिना, डीयू की जो कट ऑफ लिस्ट आज ही आई है, और देखिए देश भर के सभी बच्चों का एक सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने का। क्योंकि यदि आपने अभी एनआईआरएफ रैंकिंग आई है तो उसमें देखा होगा कि 10 में से 5 कॉलेज जो टॉप 10 के हैं उसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं। चाहे वो मिरांडा हाउस रहा हो, चाहे लेडी श्री राम कॉलेज रहा हो, चाहे एसआरसीसी रहा हो या हिंदू कॉलेज रहा हो। तो बहुत सारे बच्चों के देश के एक सपना टाइप से होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। जी और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आज जो कट ऑफ आई है जी। उसमें से कई सारे सब्जेक्ट का जो परसेंटेज आया है एडमिशन के लिए वो 100 है। 100% पे कट ऑफ आई है, तो आप देख लीजिए कि कितना मुश्किल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और ये बिल्कुल। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस बार जो बच्चों ने अप्लाई किया है ड्यू में एडमिशन के लिए उसमें से 9200 बच्चे ऐसे हैं जिनका 100 में 100 आया है। मतलब 100% के साथ, परसेंटेज के साथ वो एडमिशन की सोच रखते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो एक थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और मुझे लगता है जो भी सपना देखते हैं और एक अच्छा नंबर पाए हैं तो उनको जरूर यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बहुत अच्छा जो है एजुकेशन ग्राफ हमारे बच्चों का जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में, और ख़ास तौर पर दिल्ली की जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे पढ़ने का ख्वाब जो है वो हर तालिब इल्म, हर स्टूडेंट देखता ही है। संजय जी, हम आपसे यहाँ पर ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि चूँकि तकरीबन 4-5 लाख से ज़्यादा बच्चे इस तरह के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो भरते हैं, बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आपने बताया कि 100% यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए, मतलब उस लिस्ट में नाम आए, यहाँ तक आने के लिए हमें किस क्लास से अपने बच्चे को तैयार करना है, या एक स्टूडेंट को किस क्लास से तैयारी करनी चाहिए? देखिए हिना, जिस तरह एक तरह से नंबर बट रहे हैं आजकल। जब हम लोग पढ़ते थे तो 12th में जिनका 80% आता था, लगभग 80 बिल्कुल। परसेंटेज के आसपास, वो टॉपर होता था। लेकिन खासकर ये कोरोना के दौरान जो एक तरह से सरकार ने एक सिस्टम निकाला था, जो प्रक्रिया की थी असेसमेंट की, मूल्यांकन की, 30, 30 एंड 40%,
कि 10th में 30% और फिर 11th में 30% और 12th में 40%। जी। तो एक तरह से इंटरनल असेसमेंट हुआ और कंटिन्यूअस असेसमेंट उनके 3 साल का हुआ, इसलिए इस बार नंबर बहुत ज्यादा बच्चों के आए हैं। लेकिन तब भी यदि हम कहें कि ये असेसमेंट नहीं भी होता, ये मूल्यांकन प्रणाली नहीं भी होती, तब भी ड्यू में यदि पिछले साल का भी हम देखें तो तब भी मुझे लगता है 3000 के आसपास पिछले साल भी बच्चे आए थे जो 100 में 100% लेकर आए थे। जी। तो एक तरह से नंबर बहुत मिल रहे हैं। ऐसे में मुझे एक तो यूनिवर्सिटी के लिए भी सलाह मैं देना चाहूंगा जी। कि एक ऐसे बच्चों के लिए जो एक तरह से यहाँ सपना रखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम हो, क्योंकि 4-5 लाख बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं और किसी वजह से उनका कुछ नंबरों से रह जाता है, 1 या 2% छूट जाता है, तो उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। तो एक तरह से ये जो नंबर है, नंबर का गेम कुछ क्षणों का लिए होता है, लेकिन उसकी पूरे व्यक्तित्व का नहीं होता है। तो ऐसे समय में एक तो एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, दूसरा यदि उनका नहीं आता है किसी विषय में, मान लीजिए कि उनका सपना था एलएसआर में पढ़ने में, लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ने के लिए, या मिरांडा हाउस में पढ़ने के लिए, या हिंदू कॉलेज में पढ़ने के लिए, सेंट स्टीफन से पढ़ने के लिए, तो वो निराश ना हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में यदि किसी बच्चे को एडमिशन मिलता है तो उनको ले लेना चाहिए, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया होती है पढ़ाने की, और पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उतने ही क्वालिफाइड होते हैं। डिग्री जो मिलती है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलती है, किसी कॉलेज की नहीं मिलती है। तो ये बच्चों के मन से कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि ड्यू में पढ़ने का सपना सिर्फ एलएसआर और सेंट स्टीफेंस या हिंदू कॉलेज है। वो डिग्री जो है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलती है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ही पूरे इस एग्जामिनेशन प्रक्रिया को और पढ़ाने की पूरी प्रक्रिया को, सिलेबस के निर्माण का सब वही निर्धारण करता है। तो यदि आप सपना देख रहे हैं, किसी भी कॉलेज में नंबर आता है, आप एडमिशन ले लीजिए, और यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं दूसरे कॉलेज में, और अच्छा परफॉर्म करने के बाद किसी कैंपस कॉलेज में आना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं, तो आप अच्छा पढ़ाई कीजिए एक साल, और अगले साल माइग्रेशन लेकर के अपने ड्रीम कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आपने अच्छी मालूमात दी है। और सर, हम यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर अभी भी, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन जो है चारों तरफ से आ रही है, जैसा कि आपने साहब कहा कि पहले ये होता था बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, या तो पेरेंट्स ने कह दिया, टीचर ने कह दिया, या कोई गाइड अगर मिल गया उसके कहने पर हम चलते थे। अभी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है कि हर तरफ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐसे में हम अपने करियर को लेकर किन खास बातों का ध्यान रखें, हमें किस तरह से कहाँ पे आगे जाना है, कौन से कोर्स का सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है, कुछ अहम बातें यहाँ पर सर जरूर शेयर करना चाहेंगे। देखिए हिना, बहुत अच्छी आपने बात की कि पहले लिमिटेड सोर्स होते थे किसी भी चीज को जानने का, एक तरह से इंफॉर्मेशन पाने का। लेकिन आज देखिए तो सूचना प्रौद्योगिकी के युग में मुझे लगता है इतने सारे यूट्यूब चैनल ही हैं जो एक तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन से ज्यादा बम्बार्डिंग कर रहे हैं। आप एक चीज सर्च कीजिए तो उसके लिए कम से कम आपको 50 से 60 वीडियो मिल जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। ऐसे में कई बार हम दिग्भ्रमित भी होते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सेल्फ जो इंट्यूशन है, दो चीजें होती हैं जीवन में समझने के लिए कि आप ये क्या कर सकते हैं और आप किसके लिए बने हैं। तो दो चीजें, एक आप जो सोचते हैं और दूसरा है कि कर सकते हैं। जो हम सोचते हैं, मान लीजिए कि आपको आर्मी में कमांडर बनना है और ये सपना आप बनने के लिए देख रहे हैं, लेकिन आपकी हाइट ही 5 फीट 4 इंच से ऊपर नहीं है, तो ये आपकी सोच है। आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने आपको वो सक्षमता और क्षमता नहीं दी है। तो आप जो है आप सोचते हैं, और एक दूसरा है कि जिसके योग्य आप हैं उसके लिए आप ट्राई कीजिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे अपने करियर की तैयारी के लिए कर रहे हैं या सोच रहे हैं किसी में करियर बनाने के लिए, तो उनको हम सब बच्चों को एक सलाह देते हैं कि जैसे मैनेजमेंट में होता है स्वॉट एनालिसिस, उसी तरह करियर में भी स्वॉट एनालिसिस होता है। अपने स्ट्रेंथ को पहचाने, अपने वीकनेस को पहचाने, अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचाने कि आपके लिए कहां कहां क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, और अपने कंप्यूटर को पहचाने। जैसे अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी का अभी हफ्ते भर पहले 10 दिन पहले रिजल्ट आया है, जिसमें से 761 लोगों ने परीक्षा पास की है, 761, जबकि अपीयर होने वालों की संख्या जो थी
वो लगभग 10,40,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से जो एग्जाम लिखने वाले थे उसमें से 4,82,000 लोग थे। जी सर। लेकिन फाइनल तक पहुंचते पहुंचते जो इन्होंने फाइनल इंटरव्यू क्लियर किया है उसमें 761 लोग ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए काबिल नहीं है, हमें तो 700 सीटों में से एक सीट चाहिए। तो जी। आपको अपने आप को काबिल बनाना है, आपको उस तरह से तैयारी करनी है, आपको अपना मार्गदर्शक ढूंढना है, आपको अपना गुरु ढूंढना है, और उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो मुझे लगा 761 सीट है तो उसमें से एक सीट आपके लिए पक्की हो जाएगी। बस आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपकी तैयारी, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सही होनी चाहिए, और क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कोई भी प्रतियोगिता आपके लिए कठिन नहीं होगी, सभी कुछ आसान है। डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कैसे की है और किस माध्यम से की है। जी जी बिल्कुल, बहुत सही आपने ये बात हमारे तमाम नाज़रीन और ख़ास तौर से हमारे तालिब इल्मों तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाई है कि हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस ज़रूर लेनी है। और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम हेलो करियर भी है, जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट करियर गाइड बैठे हुए हैं, आप उनसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं अपने करियर को लेकर। संजय जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, यूपीएससी की अभी हम बात कर रहे थे, तो यूपीएससी में ख़ास तौर पर या इस तरह के जो भी बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हमने ये देखा है कि जो स्टूडेंट हैं वो कई बार कोशिश करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार हमने देखा कि खुद हमने भी ऐसे कई लोगों से बात की है जिन्होंने कहा कि पहली बार में कामयाब नहीं हुए, दूसरी बार में नहीं, लेकिन तीसरी बार में बहुत अच्छी उनकी रैंक आई है। तो यहाँ पर हम आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ये गाइडेंस ज़रूर दें कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें अपेयर होना है, उसके लिए कितना ज़रूरी है अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को और एक सिस्टमेटिक स्टडी को बरकरार रखना। देखिए हिना, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। भारत में जो कोई भी बड़ा एग्जाम होता है, जी प्रायः उसके 3 स्टेप होते हैं, 3 चरण होते हैं। जी सर। पहला है प्रीलिम्स राउंड, जी जिसमें प्रीलिम्स राउंड में मूलतः पूछा जाता है इंफॉर्मेटिव और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जी कि आपके सब्जेक्ट में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो परीक्षा जो संस्था ले रही है, उसमें कितना डीपली आप किसी चीज को समझते हैं जी सर। और कितना इंफॉर्मेशन रखते हैं। जी यदि ये स्टेप आपको क्लियर हो जाता है प्रीलिम्स राउंड, जी तो आपका दूसरा राउंड आता है मेंस का। जी और मेंस में प्रायः ये देखा जाता है कि आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता कैसी है, किसी चीज को आप कैसे एनालिसिस करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन का ढंग कैसा है, तो वो प्रैक्टिस से आता है। जी तो आप जितना किताबें पढ़ेंगे या जितनी अच्छे से समझ आपको डेवलप करेंगे, मैं बोलता हूं इसके लिए, जैसे मेंस एग्जाम के लिए, कि आप जो है 10 किताबें मत पढ़िए, एक ही अच्छी किताब पढ़िए, लेकिन 10 बार पढ़िए, बिल्कुल तो ठीक। वो आपको अंडरस्टैंडिंग उतनी ही मेच्योर होती चली जाएगी। जी बहुत ज्यादा पढ़ने से इसमें महत्व नहीं है, आपका इसमें महत्वपूर्ण होता है कि आप एक चीज को कितने अच्छे ढंग से बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं और कितने एंगल से उसका उत्तर आप दे सकते हैं। जी और सर। तीसरा राउंड होता है पर्सनालिटी राउंड, जिसको इंटरव्यू हम कहते हैं। जी तो इसके लिए भी आप जो है एक दिन का आपका एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड एक दिन में डेवलप नहीं होता, ये जी सर। आपकी एक्चुअली जीवन शैली है, आपका एक लाइफ स्टाइल है, जो आप दूसरों से बात करते हुए आप बात करते हैं। इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपके पास एनालिटिकल स्ट्रेटजी है, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, जी आपका कॉन्फिडेंस कितना है, जी आपका कम्युनिकेशन स्किल कितनी है, ये सब देखने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। तो इसके तैयारी के लिए, इस तरह के कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए, मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, उन सभी छात्रों को जो जी इस तरह का सपना देखते हैं, हम बार बार वही कहना चाहेंगे कि कोचिंग संस्थान और ये सब जो चीजें होती हैं, तो मुझे लगता है ये एक तरह से बिजनेस है, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है एक अच्छा गुरु यदि आपको मिल जाता है, जो आपको सही काउंसलिंग कर सकता है, आप गाइडेंस कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि 10 लाख लोगों ने इस एग्जाम में अभी जो है फॉर्म भरा, जी जी लेकिन उसमें से हमें कितने जो मेंस एग्जाम तक पहुंचते हैं, 10,000 पहुंचते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही ढंग से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं ये भी देखना है। बहुत सारे बच्चे दूसरी दूसरी किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं। जी बहुत सारे बच्चे जो है पुराने इंटरव्यू देख रहे हैं कि हिंदू जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, जिसका आज कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में अवेलेबल है।
तो वो नहीं पढ़ना है। तो और दूसरा जो है ऐसे वगैरह जो पढ़ते हैं, आप बहुत सारे टीवी डिबेट्स में वो सब चीजें सुन सकते हैं, या कि कोई यूट्यूब चैनल अच्छा है तो उसमें जा सकते हैं। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कहा कि अब बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आपको जी सर। फोकस होकर तैयार करना है। आपने जो विषय लिया है उसमें फोकस रखिए, उसको कंसंट्रेट करिए, उसको जितना ज्यादा हो सकता है डीपली समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यूपीएससी ये नहीं चाहता है कि यूपीएससी जैसा कोई भी एग्जाम बेसिकली आपका बहुत ज्यादा कितना ज्ञान है ये नहीं देखता है। जी सर। आपके पास जो ज्ञान है हम्म। उसको कितने अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप व्याख्यायित कर सकते हैं, ये टेस्ट करना बेसिकली यूपीएससी जैसे एग्जाम का एक्चुअली प्रयास रहता है। तो आप, जैसे मैंने बार बार कहा कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा एक किताब पढ़ें, लेकिन 10 बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसको समझेंगे। जिस दिन आपको ये चीजें आ जाएगी समझ में, तो मुझे लगता है ये एग्जाम आपके लिए, इस तरह के जी एग्जाम डॉक्टर संजय आसान सिंह हो। बघेल जी, आपने तो यहाँ यूपीएससी में आगे जाने वालों को एक मंत्र दे दिया है, गुरु मंत्र की तरह से आपने यहाँ बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझाया है कि उन्हें क्या करना है, और इसीलिए हमारा ये खास प्रोग्राम भी है। और चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने कॉलर से। हेलो हेलो। हेलो जी, आप जी अपना हेलो। नाम बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो करियर में। गुलाम अहमद जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी सर। हाँ, एक्सपर्ट से बात करनी थी। आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है, आप सवाल कर से। जी जी गुलाम साहब पूछिए। आपकी आवाज मुझ तक पहुँचती है? जी मेरी आवाज पहुँचती है आप तक? सवाल करिए। जी जी बिल्कुल आ रही है, आप सवाल नीट पूछिए। के बारे में यह सवाल पूछना था कि नीट में नेगेटिव मार्किंग जो होती है, नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है, इसका मतलब क्या है? ये देखिए, जैसे अभी मैं बता रहा था कि निगेटिव मार्किंग का जहां तक सवाल है, तो इसमें दोनों ऑप्शन है। यदि आपको नहीं आता है तो वो छोड़ दीजिए। इसीलिए कहते हैं निगेटिव मार्किंग में जब आप ट्राई करते हैं, आप क्या करते हैं, लालच में आके पूरे करते हैं, तो जो सही होता है वो भी गलत कर बैठते हैं। तो निगेटिव मार्किंग एक पैटर्न है आपकी, बेसिकली आपका मूलतः आपकी ओरिजिनल नॉलेज को चेक करने के लिए। तो आप ऐसा कीजिए में, क्योंकि यदि निगेटिव मार्किंग है तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। तो आप तैयारी इसी तरह कीजिए कि आपको निगेटिव मार्किंग यदि होती भी है तो कोई अंतर ना पड़े, तैयारी आपकी सही होनी चाहिए कि सब जितनी मार्किंग हो, पॉजिटिव मार्किंग में आपका का बच्चा जो है एकदम से अच्छा नंबर लेकर आए। जी तो बहुत शुक्रिया, और लगातार आपसे हम जानकारी जो है हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जब आप हमें कॉल करें, बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद ख़ास प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू से हैं, और करियर से मुताल्लिक़ आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, इसके लिए हमारे साथ ख़ास तौर पर वो अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। डॉक्टर संजय सिंह जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, कई बार हमने देखा है कि 10th के बाद कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स 11th-12th में एक सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन 1-2 साल में उनको लगता है कि शायद वो इस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट नहीं है, या आगे उनका करियर जो है वो कुछ और रुख इख्तियार कर सकता है, उसके बाद वो फिर अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। इसी तरह से वो ग्रेजुएशन में भी करते हैं। लेकिन हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जब किसी बड़े इम्तिहान की हम तैयारी कर रहे हैं और हमें पहले से पता है, तो फिर हमें अपने करियर जो सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है उसको करने में किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपने, और मुझे लगता है भारत देश के, अपने देश के लगभग 80% बच्चों के साथ इस तरह का जो धर्म संकट होता है कि कौन सा विषय उनको 11th में चूज करना चाहिए। क्योंकि यदि हम देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन के 3 आधार होते हैं। जी सर। एक तो होता है कि माँ बाप का एक सपना होता है कि वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाए या आईएएस नहीं बन पाए, तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा जो है, पड़ोसी का बच्चा यदि मेडिकल में चला गया है, आईआईटी में चला गया है, तो
तो उनके बच्चे को भी मेडिकल और आईआईटी की परीक्षा देनी चाहिए। तो सबसे पहला इन्फ्लुएंस जो होता है बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए पेरेंट्स का होता है, जी। और उसी हिसाब से वो जो है बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो बच्चा उनका यदि मेडिकल ले, साइंस ले या आईआईटी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैथ है जी। उसको ले, क्योंकि पड़ोस के लोग उस तरह कर रहे हैं, और लोगों का एक तरह से जो इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होता है वो भी पेरेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं ये दबाव होता है। दूसरा जो बच्चों का सब्जेक्ट सिलेक्शन का आधार होता है वो अपने पीयर ग्रुप से लेते हैं, सीखते हैं। यदि उनके जो सबसे अच्छा साथी 10th में था वो जाकर के मान लीजिए कि ड्यू में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले रहा है या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले रहा है, तो ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी जैसे उनकी जोड़ी ना टूटे, इसलिए वो इसलिए एडमिशन ले लेता है कि उसका दोस्त वहां पे जा रहा है। और तीसरा वो बच्चा है जो अपना सेल्फ असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस कर चुका होता है, वो जानता है, वो बहुत पहले मैच्योर हो गया है कि उसको क्या करना है जीवन में। और ये बच्चे जो एक तरह से अपने आप को समझ करके जो निर्णय सही समय पे ले लेते हैं इस 11th क्लास में, तो मुझे लगता फिर उनको आगे किसी तरह की कठिनाई नहीं होती, और यूपीएससी या कोई भी दुनिया का एग्जाम उनके लिए कठिन नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है और मेरा इंटरेस्ट है। और जब व्यक्ति का इंटरेस्ट है किसी चीज को आगे समझने का, जानने का, उस पर काम करने का, तो मुझे लगता है उसको जानते जानते वो इतना मेच्योर हो चुका होता है कि फिर जितने भी बड़े एग्जाम है, छोटे बड़े एग्जाम होते हैं, उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसका अपना इंक्लिनेशन जो होता है 10th के पहले ही पता चल गया होता है कि हमें यही करना है, हमें आईआईटी में जाना है, हमें मेडिकल में जाना है, हमें यूपीएससी करने जाना है। जैसे अभी आपने देखा होगा जो यूपीएससी का टॉपर था इस बार शुभम कुमार, जो आईआईटी बॉम्बे का पढ़ा है, उसने बोला कि मुझे तो 10th में पता चल गया था, 8th क्लास के बाद मैं पटना पढ़ने चला गया और मुझे पता था कि इसके बाद मुझे यूपीएससी देना है। और जब उसने 10th में जाके ये निर्णय ले लिया कि मुझे यूपीएससी करना है, तो वो देखिए वो लड़का टॉप कर गया। तो वो ऐसे बच्चों का परसेंटेज बहुत कम होता है। और हम एक बात करना चाहें कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पर्सनालिटी डेवलपर आज के डेट पे है, जो सबसे बड़ा मोटिवेटर है, वो है ब्रायन ट्रेसी साहब। वो बोलते हैं कि दुनिया में 97% लोगों को यही नहीं पता होता, क्योंकि मेरी एक किसी पर किताब आ रही है, जल्दी ही आपके पास मार्केट में आएगी, तो कि 97% लोग बच्चों को यही नहीं पता है कि उनको करना क्या है। 3% लोग सिर्फ ये जानते हैं कि उनको जीवन में करना क्या है अर्ली स्टेज में, और जिन्होंने ये निर्णय ले लिया उसमें से 2.97% लोगों की सफलता का जो प्रतिशत रहा है वो बिल्कुल 100% रहा है। तो इस तरह हमें निर्णय लेने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन उसके लिए वही मैंने कहा कि एक अच्छे काउंसलर का, एक अच्छे मेंटोर का, एक अच्छे गुरु का सही समय पर मिल जाना बहुत मुश्किल काम है। यदि आपने उसको ढूंढ लिया तो मुझे लगता है जीवन की हर एक राह आपके लिए आसान हो जाएगी। जी, बहुत अहम बात आपने बताई है। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो। हेलो जी मैम, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। मैम मैं जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ और मेरा नाम प्रेरणा पंडिता है। जी जी मैम, एक्चुअली मेरा अभी रिसेंटली जो कट ऑफ है मेरा मिरांडा हाउस में आया है अंडर कश्मीरी माइग्रेंट जी, और कट ऑफ जो है वो 95% है और मेरी परसेंटेज 95.75% है। और सिंस मिरांडा हाउस में एक ही सीट है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं खुद को एडमिट करवा देती हूँ और ऑन दी अदर हैंड कोई दूसरा स्टूडेंट जिसके मेरे से ज्यादा परसेंटेज है, तो क्या मेरी एप्लीकेशन कैंसिल होके उस बच्चे को ले लेंगे, ऐसा होगा? जी बिल्कुल। जी संजय जी। रेहाना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपका एडमिशन हो जाता है, जैसे आज आपने कट ऑफ बताया है कि आ गया है आपका नाम और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए है, तो ये 3 दिन ओपन होता है। कट ऑफ आने के बाद 3 दिन आप एलिजिबल हैं। यदि आपका उस परसेंटेज में आता है और दूसरा बच्चा भी आ जाता है, तो आपको बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि आपसे 2% या 0.2% या 3% या 25% कोई आगे आ जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि ये 3 दिन इसीलिए दिया जाता है, जितने बच्चे उस 3 दिन के भीतर उस परसेंटेज में आते हैं वो सभी का एडमिशन होगा। तो आप घबराइए नहीं, बेधड़क होकर बिना चिंता के आप जाके मिरांडा हाउस में एडमिशन लीजिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको कि आपको मिरांडा जो है
देश का सबसे नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। जी संजय जी, और आपका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना बताइए। चाहेंगे। वक्त अब हमें इजाज़त नहीं देता, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे तमाम नाज़रीन को दिया। न्यूज़ 18 उर्दू की हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आज यहीं इख्तिताम पजीर होता है। आदाब।